श्री संतोष की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। ठीक है, आज अगला टॉपिक शुरू करते हैं। लास्ट 2 लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिए थे और उसके अंदर अपने बाइंडिंग एनर्जी और मीन बाइंडिंग एनर्जी, बंधन ऊर्जा और औसत बंधन ऊर्जा कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, बंधन ऊर्जा का मान तो ये था, बंधन ऊर्जा बाइंडिंग एनर्जी तो थी डेल्टा एम सी स्क्वायर, डेल्टा एम थी द्रव्यमान क्षति। ठीक है, और औसत बंधन ऊर्जा थी कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान, औसत बंधन ऊर्जा ये थी बाइंडिंग एनर्जी अपॉन ए। ठीक है, और ये भी बता चुका हूं मैं आपको उसमें कि किसी भी नाभिक का स्थायित्वता, स्टेबिलिटी चेक करना है तो औसत बंधन ऊर्जा के आधार पर चेक करते हैं, ना कि बंधन ऊर्जा के आधार पर। क्लियर यहां तक? ठीक है, अब आगे कुछ चीजें डिस्कस करते हैं। देखिएगा औसत बंधन ऊर्जा जितने भी तत्व है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, सबके लिए औसत बंधन ऊर्जा का मान निकाला गया। ठीक है, और एक टेबल बनाई गई कि जैसे बंधन ऊर्जा देख ली उसमें कितनी है, नंबर ऑफ न्यूक्लियन देख लिए कितने हैं, हाइड्रोजन है जैसे 1, हीलियम के लिए हो गए 4, इस तरह से। ठीक है, इनकी बंधन ऊर्जा देख ली। ठीक है, और औसत बंधन ऊर्जा निकाल ली फिर। ठीक है ना, और जब ये बनाई तो फिर एक ग्राफ बनाया गया, औसत बंधन ऊर्जा और नाभिकों की संख्या के बीच में ग्राफ बनाया। तो ग्राफ कुछ विचित्र आकृति का इस तरह से आया था। यहां तो न्यूक्लियनों की संख्या, और यहां पर हो गया आपके लिए औसत बंधन ऊर्जा, औसत बंधन ऊर्जा, बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, तो जो ग्राफ आया था वो ग्राफ कुछ इस तरह से आया था। एग्जैक्टली तो आप बुक में देख लीजिएगा, कुछ इस तरह से ग्राफ आया था, यूं। इस तरह से कुछ ग्राफ आया था। देखिएगा, इस ग्राफ में से कुछ निष्कर्ष निकालते हैं, देखो क्या क्या होगा। देखिएगा, ये न्यूक्लियनों की संख्या मतलब ए, और इधर औसत बंधन ऊर्जा। ठीक है, तो देखिएगा जैसे ये वाले नाभिक हो गए, इनके लिए ग्राफ में औसत बंधन ऊर्जा का मान ज्यादा है बजाय इनके और इनके। ठीक है, और जिनके लिए औसत बंधन ऊर्जा का मान ज्यादा, वो ज्यादा स्थायी है। अब इस ग्राफ को 3 हिस्सों में बांटते हैं। देखिएगा, एक तो ये रेंज, एक हो गई लगभग ये रेंज। ठीक है, ये तो हो गए हल्के नाभिक, मतलब जिसके अंदर ए लेस देन 30 न्यूक्लियनों की संख्या, हल्के नाभिक। एक है भारी नाभिक, जिनमें ए का मान 170 से ज्यादा हो, ए ग्रेटर देन 170। ये हो गया न्यूक्लियनों की संख्या के बीच में ग्राफ है। न्यूक्लियन, ठीक है, ये हल्के नाभिक जिनमें टोटल न्यूक्लियन की संख्या 30 या 30 से कम। ठीक है ना, ये भारी नाभिक जिनमें 170 से ज्यादा, और ये हो गए मध्यवर्ती नाभिक, मतलब 30 से लेकर 170 तक हो जाए मध्यवर्ती नाभिक। 3 कैटेगरी में बांट दिया नाभिकों को, जितने भी नाभिक हैं। ठीक है, हल्के नाभिक जिनमें न्यूक्लियन की संख्या मतलब द्रव्यमान 30 से कम, मध्यवर्ती नाभिक 30 से 170, और 170 से जो ज्यादा उनको नाम दे दिया भारी नाभिक। अच्छा, ये 30 और 170 एग्जैक्ट डेटा नहीं है, अनुमानित डेटा है। ठीक है, मतलब जैसे 31 हो जाए तो हम गारंटी से नहीं कहेंगे सर वो मध्यवर्ती में है क्या, वो हल्के नाभिक में भी हो सकता है, मध्यवर्ती नाभिक में भी। ठीक है ना, ऐसे 29 है तो गारंटी क्या हल्के नाभिक की नहीं, वो मध्यवर्ती की रेंज में भी हो सकता है। मतलब ये 30 के अनुमानित है लगभग, कुछ रेट बना दी।
ठीक है ना। जैसे ये हो गया 0 से लेकर 30, फिर 170 और फिर उसके आगे के। तो ये वाली रेंज कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ बिल्कुल ऐसे शार्प डिवीज़न नहीं है, ठीक है। कुछ इस तरह से चीज़ें चल रही होगी, मतलब 28 से लेकर 32 तक हल्के नाभिक भी हो सकता है, मतलब 0 से 28 तक, 0 से 32 तक भी। तो यहाँ पर भी कुछ पोर्शन हो सकता है 28 से लेकर 170, 32 से 170, ठीक है ना। 7 विभाजन नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा इस ग्राफ से कुछ जो निष्कर्ष निकलते हैं वो समझो। पहला निष्कर्ष देखो, मध्यवर्ती नाभिकों की औसत बंधन ऊर्जा हल्के या भारी नाभिकों की तुलना में ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि मध्यवर्ती नाभिक हल्के या भारी नाभिकों की तुलना में ज़्यादा स्थायी है, ज़्यादा स्टेबल है। दूसरी बात, मध्यवर्ती नाभिकों में पहला पॉइंट हो गया ये, ठीक है, कि मध्यवर्ती नाभिकों की औसत बंधन ऊर्जा इनसे ज़्यादा, इसलिए ज़्यादा स्थायी है। दूसरा पॉइंट, ठीक है, आप इनको ही लिख भी लेना। दूसरा पॉइंट ये है, मध्यवर्ती नाभिकों में औसत बंधन ऊर्जा का मान लगभग एक समान है। देखो, हालांकि हल्का सा चेंजेस हो रहा है, लेकिन न्यूक्लियनों की संख्या अगर बढ़ भी रही है मध्यवर्ती की रेंज में, तो देखिए नाभिक की औसत बंधन ऊर्जा में कोई इतना ज़्यादा उछाल नहीं आ रहा है, लगभग सेम है। तो मध्यवर्ती नाभिकों की औसत बंधन ऊर्जा हल्के भारी से ज़्यादा है तथा लगभग एक समान है। पूरी आवर्त सारणी में निकिल ए बराबर 60, पूरे आवर्त सारणी में निकिल ए बराबर 60 के लिए औसत बंधन ऊर्जा का मान सबसे ज्यादा है पूरी आवर्त सारणी में, और वो है निकिल के लिए, न्यूक्लियनों की संख्या उसमें 60 हो जाए के लिए जो औसत बंधन ऊर्जा का मान होता है वो लगभग है 8.80 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति न्यूक्लियन, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद में जो फेरिक है ए बराबर 56, उसके लिए 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति न्यूक्लियन है। मतलब पूरी आवर्त सारणी में सबसे स्थायी तत्व कौन सा है? निकिल, फेरस या फेरिक, लोहा, ये है। क्लियर? ठीक है। एक बात और अब सुनो, ठीक है, 3 पॉइंट हो गए अभी तक, ठीक है। हल्के और भारी की तुलना में इनकी ज्यादा है औसत बंधन ऊर्जा, ज्यादा स्थायी है, ठीक है, लगभग एक समान है मध्यवर्ती में, और पूरी आवर्त सारणी में निकिल के लिए सबसे ज्यादा है 8.80 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति न्यूक्लियन। अब एक बात और सुनो, जो हल्के नाभिक हैं, हल्के नाभिकों में देखिए जो जिगजैग बन रही है ये, ठीक है ना, ऐसे शार्प पोजीशन जो बन रही है, इसका मतलब जो यहां पर जो न्यूक्लियन है, कोई ना कोई नाभिक होगा यहां पे, ठीक है। तो इसके लिए इनके दो पड़ोसी वाले देखो नाभिकों की तुलना में क्या है, ज्यादा बंधन ऊर्जा है, औसत बंधन ऊर्जा ज्यादा है। इसका मतलब ये वाला न्यूक्लियन, ये वाला न्यूक्लियन, ठीक है ना, इनकी औसत बंधन ऊर्जा अपने नजदीकी नाभिकों, चाहे पहले या बाद वाले नजदीकी नाभिकों की तुलना में ज्यादा है, इसलिए ये नाभिक अपने नजदीकी नाभिकों की तुलना में ज्यादा स्थायी है, ठीक है ना। अच्छा, और इनको कहते हैं, ये सामान्यता ऐसे नाभिक हैं जिनमें न्यूक्लियनों की संख्या 4, 8, 12, 16 इस तरह से हो, 4 की टेबल, 4 का पहाड़ा, ठीक है ना। ये वाले नाभिक नजदीकी नाभिकों की तुलना में ज्यादा स्थायी है, इसलिए क्योंकि इनकी औसत बंधन ऊर्जा का मान क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, इसलिए ज्यादा स्थायी है ये, ठीक है। इसलिए इनको जादुई संख्याएं भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, कारण क्या है पता नहीं। दूसरा, ये ग्राफ है ना किसी नियम के तहत नहीं बना है कि जैसे y समानुपाती x है तो ग्राफ सर स्ट्रेट लाइन बनेगा के, y समानुपाती 1/x है तो ग्राफ है
1/x है तो ग्राफ इस तरह से कम ढलान का ग्राफ बनेगा। ये कुछ इस तरह से किसी गणितीय सूत्र के आधार पर ग्राफ नहीं बना हुआ है, पहले से ही मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि जैसे हर तत्व के लिए देखा, हाइड्रोजन न्यूक्लियॉन है, हीलियम न्यूक्लियॉन 4, लिथियम 7, बेरिलियम 9, ठीक है ना। तो सबके लिए न्यूक्लियॉनों की संख्या लिखी, औसत बंधन ऊर्जा का मान निकालकर औसत बंधन ऊर्जा का मान निकाला गया। फिर टेबल के आधार पर ग्राफ बना लिए इस तरह से, इधर तो न्यूक्लियनों की संख्या और इधर वो औसत बंधन ऊर्जा का डेटा, और फिर ग्राफ बनाने पर ग्राफ इस तरह से आता है, ठीक है। तो ग्राफ से कुछ जानकारी मिल रही है कि क्या क्या पॉसिबल है, क्या क्लियर। तो इनको कहते हैं जादुई संख्याएं। ये अपने नजदीकी नाभिकों की तुलना में ज्यादा स्थायी है। क्लियर यहां तक, ठीक है। अगला पॉइंट अब देखो, अगला पॉइंट देखो, देखिएगा जो भारी नाभिक हैं उनकी औसत बंधन ऊर्जा भी कम है मध्यवर्ती नाभिकों की तुलना में, इसलिए ये वाले नाभिक इस नाभिकों की तुलना में कम स्थायी है। इसलिए भारी नाभिक अपने आप विघटित होने लगता, टूटने लगता है, टूटकर कुछ नए नाभिकों में बदल जाते हैं जो कि मध्यवर्ती परास में आ जाते हैं ताकि उनका स्थायित्वता बढ़ जाए। और ये घटना कहलाती है नाभिकीय विखंडन। इस घटना को क्या कहेंगे? नाभिकीय विखंडन। तो नाभिकीय विखंडन क्या हो गई कि भारी नाभिक जिनकी औसत बंधन ऊर्जा मध्यवर्ती नाभिकों की तुलना में कम है, मतलब ये अस्थायी है, इसलिए भारी नाभिक 2 या 2 से ज्यादा नाभिकों में टूटकर विघटित होकर मध्यवर्ती नाभिकों की परास में आने से उनकी स्थायित्वता बढ़ जाए। ये घटना क्या कहलाएगी? नाभिकीय विखंडन, ताकि स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। कोई भी सिस्टम तब तक काम करेगा जब तक उसकी स्टेबल स्टेट नहीं आती, क्या अब ये स्टेबल हो गया क्या, ठीक है ना। तो नाभिकीय विखंडन की घटना कहलाएगी। क्लियर यहां तक? नाभिकीय विखंडन वैसे डिटेल में अपन इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। परमाणु बम वगैरह भी क्या होता है, कैसे बनता है, इसके अंदर बात करेंगे, ठीक है। परमाणु भट्टी, ठीक है। तो नाभिकीय विखंडन वापस शुरू होगा, ठीक है, बिल्कुल सेपरेट अलग टॉपिक शुरू करेंगे। इसी तरह से हल्के नाभिक, इनकी भी औसत बंधन ऊर्जा मध्यवर्ती नाभिकों की तुलना में कम है, इसलिए 2 या 2 से ज्यादा हल्के नाभिक संलयित होकर मिलकर तुलनात्मक रूप से भारी नाभिक बनाते हैं जो कि मध्यवर्ती परास में आ जाएंगे। अब 2 या 2 से ज्यादा नाभिक मिलेंगे, मिलकर तुलनात्मक रूप से भारी नाभिक बना देंगे, ठीक है, ताकि उनका स्थायित्वता बढ़ जाए। और यह घटना कहलाती है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन, हल्के नाभिकों का मिलना, हल्के नाभिकों का मिलना और भारी नाभिक का टूटना। विखंडन में भारी नाभिक का टूटना नाभिकीय विखंडन में और संलयन में मिलना, ठीक है। यहां तक चीज क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए अभी तक। फिर फटाफट एक बार मैं क्विकली वापस रिकैप कराता हूं। देखो, औसत बंधन ऊर्जा और ये न्यूक्लियनों के बीच में जो ग्राफ बनाया है, तो ग्राफ इस तरह से आता है। तो क्या क्या निष्कर्ष निकले इस ग्राफ से, ठीक है। पहला पॉइंट इसके अंदर, पहला पॉइंट ये निकल गया, हल्के नाभिक व भारी नाभिकों की तुलना में मध्यवर्ती नाभिकों की औसत बंधन ऊर्जा ज्यादा है, अतः मध्यवर्ती नाभिक हल्के व भारी नाभिकों की तुलना में ज्यादा स्थायी है। दूसरा पॉइंट, मध्यवर्ती नाभिकों की औसत बंधन ऊर्जा में लगभग एक समान है, फिर भी पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा होती है निकिल के लिए बंधन ऊर्जा 8.80 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति न्यूक्लियॉन। इसका मतलब जितने भी प्रकृति में तत्व पाए जा रहे हैं सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? निकिल। उससे कम है फिर
फेरस लोहा 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तीसरा पॉइंट, बाहरी नाभिक बंधन ऊर्जा कम है, इसलिए कम स्थायी है, इसलिए ये नाभिक दो या दो से अधिक नाभिकों में टूटकर विघटित होकर नया नाभिक बनाएगा, मतलब वो उस मध्यवर्ती रेंज में आ जाएगा ताकि स्थायित्वता क्या हो सके, बढ़ सके। और ये घटना क्या कहलाएगी, नाभिकीय विखंडन। ठीक है, इसी तरह से हल्के नाभिक दो या दो से हल्के नाभिक मिलकर संलयित होकर तुलनात्मक रूप से भारी नाभिक बनाएंगे ताकि स्थायित्वता क्या हो सके, बढ़ सके। और ये घटना क्या कहलाएगी, नाभिकीय संलयन। ठीक है, और इनमें भी हल्के नाभिकों के अंदर भी जो ये 4 पॉइंट्स है ये बताते हैं कि जिनमें न्यूक्लियनों की संख्या 4, 8, 12, 16 इस तरह से हो, ठीक है ना, मतलब 4 की टेबल, उनकी बंधन ऊर्जा, औसत बंधन ऊर्जा अपने नजदीकी नाभिकों की तुलना में ज्यादा होती है। ठीक है ना, इसलिए ये नाभिक ज्यादा स्थायी है, इसलिए इनको जादुई संख्याएं भी कहते हैं। क्लियर? ठीक है, तो ये पोर्शन कौन सा लिखना है, जहां आपने औसत बंधन ऊर्जा लिखा था लास्ट क्लास के अंदर। ठीक है, औसत बंधन ऊर्जा के आधार पर ये निष्कर्ष है, तो वह इसका टॉपिक तो आप ये डाल देना, उसके आगे ही लिखना है, औसत बंधन ऊर्जा के आधार पर निष्कर्ष, औसत बंधन ऊर्जा के आधार पर कुछ निष्कर्ष। ठीक है ना, ये टॉपिक लिखकर कि ये औसत बंधन ऊर्जा लास्ट क्लास में करा चुका हूं, ठीक, आगे ये टॉपिक लिखकर ये सारा ग्राफ बना के, ग्राफ आप बुक से बना लेना, ज्यादा बेटर है। ठीक है, और ये सारे पॉइंट्स आप लिखना है। क्लियर यहां तक? ठीक है, अब टॉपिक शुरू करते हैं दूसरा। इतना आप कॉपी कर लीजिएगा। चल ठीक है, देखो रब कर दो इसको। ठीक है, अगले टॉपिक बात करते हैं रेडियो सक्रियता। अगला टॉपिक है रेडियो सक्रियता। रेडियो एक्टिविटी। कई बुक्स में इसको एक्टिविटी को हिंदी में सक्रियता कहते हैं, कुछ बुक्स में यह भी लिखा हुआ होता है रेडियो एक्टिवता। एक्टिवता ठीक है, सक्रियता एक्टिविटी। ठीक है, क्या होती है रेडियो सक्रियता, सुनना समझना बात को। देखिए, अभी तक हमने ग्राफ में ये डिस्कस किया था कि भारी नाभिक जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं, भारी नाभिक अस्थायी होते हैं और वो अपने आप विघटित होकर कुछ ऐसे नए नाभिकों में बदल करते हैं, मतलब मध्यवर्ती रेंज में आ जाएंगे। ठीक है, और ताकि उनकी स्टेबिलिटी बढ़ सके। ठीक है ना, अब देखो बात को सुनो, स्थायित्वता बढ़ सके। ऐसे ही पर रेडियो सक्रियता, समझना बात को, रेडियो सक्रियता एक प्राकृतिक घटना है। ये देखा गया कि यूरेनियम, देखिए यूरेनियम 235, यूरेनियम 236, बहुत सारे इसके समस्थानिक हो सकते हैं, यूरेनियम 238, यूरेनियम 239। ठीक है, तो यूरेनियम 235 तो स्थायी है, लेकिन यूरेनियम 236 अस्थायी है, बहुत ही कम मात्रा में प्रकृति में मिलता है, या जैसे यूरेनियम 236 मिलता भी है तो वो तुरंत अस्थायी है, अपने आप टूट जाता है स्वतः ही। ठीक है, तो रेडियो सक्रियता एक प्राकृतिक घटना है जिसमें कोई भारी नाभिक स्वतः ही विघटित होकर अपने आप टूटकर विघटित होकर कुछ नए नाभिकों में बदल जाता है, और वो नए नाभिक अपने मूल नाभिक की तुलना में ज्यादा स्थायी है,
ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो ये घटना रेडियो सक्रियता की घटना कहलाती है। ठीक है, विशेष 2-3 बातें ध्यान रखना। भारी नाभिक स्वतः ही विघटित होकर, अपने आप विघटित होकर किसी नए नाभिक में बदल जाएगा। विघटित होकर और नए नाभिक में बदल जाएगा जो कि अपने मूल नाभिक या जनक नाभिक की तुलना में ज्यादा स्थायी है। ये मूल नाभिक या फिर जनक नाभिक की तुलना में ज्यादा स्थायी है। ठीक है, और जो बनने वाला नया नाभिक, इसको पुत्री नाभिक भी कहते हैं, ध्यान रखना। पुत्री नाभिक वो अपने नए नाभिक मूल नाभिक की तुलना में ज्यादा स्थायी है। ये घटना रेडियो सक्रियता की घटना कहलाती है। सबसे पहले ये घटना हेनरी बेकरेल द्वारा, हेनरी बेकरेल एक साइंटिस्ट का नाम है, हेनरी बेकरेल द्वारा यूरेनियम नामक तत्व में देखी गई थी। यूरेनियम में, कि यूरेनियम का परमाणु पड़ा है। ठीक है, कि जैसे आपके पास कुछ ये, जैसे ये यूरेनियम की रोड है, एक एग्जांपल, तो यूरेनियम की रोड अपने आप विघटित हो रही है। यूरेनियम की रोड धीरे धीरे पतली होकर बिल्कुल खत्म होती जा रही है। यूरेनियम खत्म हो रहा है, कोई ना कोई नए नाभिक में बदल रहे हैं, पदार्थ कोई दूसरा बन रहा है अपने आप ही। ठीक है, तो हेनरी बेकरेल द्वारा यह घटना सबसे पहले यूरेनियम नामक तत्व में देखी गई। और यही घटना, मतलब भारी नाभिक अपने आप टूट रहे हैं, यही घटना क्यूरी दंपति द्वारा, यही घटना क्यूरी दंपति द्वारा रेडियम में भी देखी गई। रेडियम नामक तत्व में भी देखी गई, जो कि यूरेनियम की तुलना में कई गुना ज्यादा सक्रिय थी। ज्यादा सक्रिय थी मतलब रेडियम बहुत तेजी से विघटित हो रहा था, कि जैसे यूरेनियम पड़ा है यहाँ पे और इधर रेडियम भी पड़ा है। यूरेनियम भी अपने आप विघटित हो रहा है, धीरे धीरे यूरेनियम के परमाणु कम हो रहे हैं, यूरेनियम के नाभिक कम हो रहे हैं। ऐसे रेडियम भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं, लेकिन रेडियम बहुत तेजी से कम होने लगा। ठीक है, तो तेजी से विघटित होने लगे। हालांकि देखो, इसमें ये कहा जाता है कि मैडम क्यूरी की मौत भी इसी रेडियम की वजह से हुई थी। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि मतलब जैसे देखिए, कोई साइंटिस्ट किसी नए एलिमेंट को डिस्कवर करता है, उसकी खोज करता है, तो जैसे उसके भौतिक गुण क्या है, रंग कैसा, उसका भौतिक गुण में यही आ गए, रंग कैसा है, गंध कैसा है, उसकी अवस्था क्या है, ठोस है, द्रव है, उसका स्वाद कैसा है, ये भी लिखना होता है। ठीक है, तो जैसे इसको चखा, ठीक है, तो ऐसा माना जाए तो मैडम क्यूरी की जो मौत इसी रेडियम की वजह से हुई थी, ऐसा माना जाता है। ये एक जहर है। ठीक है, तो मैडम क्यूरी की मौत का कारण भी ये रेडियम ही रहा। ठीक है, यहां तक चीज क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सबसे पहले बेकरेल, हेनरी बेकरेल द्वारा यूरेनियम में देखी गई। कई सालों बाद क्यूरी दंपति द्वारा, मैडम क्यूरी व पेरी क्यूरी द्वारा रेडियम में देखी गई। यूरेनियम की तुलना में ज़्यादा सक्रिय थी, ज़्यादा तेजी से घट रहे थे। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हो रहा है अभी इस घटना में, कि मान लीजिएगा कि ये यूरेनियम के परमाणु हैं, ये बहुत सारे यूरेनियम के नाभिक मान लो। ठीक है ना, ये अस्थायी है, तो अपने आप विघटित हो रहे हैं। विघटित हो रहे हैं तो धीरे धीरे कोई नए नाभिक बन रहे होंगे, लेकिन ये खत्म होते जा रहे हैं। ये खत्म हो गया, वो बन गया, खत्म हो गया, वो बन गया, ये खत्म हो गया, वो बन गया। ठीक है ना, तो इनको बोलेंगे अस्थायी नाभिक। ठीक है, और ये हो गए विघटित नाभिक, और इनको सक्रिय नाभिक। सक्रिय मतलब अब टूटने वाले हैं, अभी एक्टिव है ये, तो एक्टिविटी, सक्रियता की घटना दर्शाने वाले हैं, टूटने वाले हैं, ये हो गए विघटित नाभिक। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिएगा स्टार टैंक के अंदर 1000 सक्रिय नाभिक है, 1000 सक्रिय नाभिक है,
सक्रिय नाभिक 1000 है, ठीक है ना। और मान लीजिएगा विघटन की दर है 10 नाभिक प्रति सेकंड। एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, 10 नाभिक प्रति सेकंड। इसका मतलब शुरुआत में 1000 सक्रिय नाभिक है, अब 1 सेकंड बाद में 10 तो विघटित हो गए, अब सक्रिय कितने बचे? 990। फिर 1 सेकंड होगा, 10 फिर विघटित हो जाएंगे, फिर कितने बचेंगे? 980। फिर 1 सेकंड हुआ, फिर 970, 1 सेकंड हुआ 960, ठीक है। तो विघटन की दर क्या है? ठीक है, तो रेडियो सक्रियता की घटना में सक्रिय नाभिक विघटित तो हो रहे होंगे, ठीक है। तो इसके विघटन की दर क्या है? किस दर से सक्रिय नाभिक विघटित हो रहे हैं, किस दर से टूट रहे हैं, इसके लिए रदरफोर्ड व सोडी ने एक नियम दिया। रदरफोर्ड व सोडी ने एक नियम दिया। तो नियम ये है कि रदरफोर्ड व सोडी का विघटन नियम क्या है? विघटन नियम समझो, बात को देखें, ठीक है। विघटन की दर मतलब क्या है कि प्रति सेकंड कितने विघटित होंगे, इसके लिए बात को सुनना। उन्होंने क्या नियम दिया कि अगर मान लीजिएगा कि सक्रिय नाभिक, इन्होंने कहा कि रेडियो सक्रियता की घटना में विघटन दर मतलब प्रति सेकंड कितने विघटित हो रहे हैं, विघटन दर उस समय उपस्थित सक्रिय नाभिकों की संख्या के समानुपाती होता है। समानुपाती उस समय उपस्थित सक्रिय नाभिकों की संख्या, उपस्थित सक्रिय नाभिकों की संख्या। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिएगा कि t बराबर 0 पर, ठीक है ना, t बराबर 0 पर सक्रिय नाभिक है, समय और सक्रिय नाभिक मान लीजिएगा है n0 स्टार्टिंग में, और किसी टाइम t बराबर t पर तो सक्रिय नाभिक कुछ कम हो जाएंगे। मान लीजिएगा अब सक्रिय नाभिकों की संख्या क्या है? n। तो n क्या है? किसी भी समय पर सक्रिय नाभिकों की संख्या। प्रारंभ में सक्रिय नाभिक कितने हैं? n0। मतलब t की जगह अगर मैं 0 रख दूंगा तो n का मान क्या हो जाएगा? n0, ठीक है ना। n किसी भी टाइम पर सक्रिय नाभिक, n0 स्टार्टिंग में कितने हैं? वो सक्रिय नाभिक। मतलब t बराबर 0 रखो तो n का मान किसके बराबर आ जाएगा? n0 के, ठीक है। तो विघटन दर प्रति सेकंड dn/dt समानुपाती उस समय उपस्थित सक्रिय नाभिकों की संख्या। तो किसी भी समय पर सक्रिय नाभिक कितना है? n। तो समानुपाती क्या हो जाएगा? n उस समय उपस्थित सक्रिय नाभिकों की संख्या और नाभिकों में विघटन की दर कि प्रति सेकंड कितने नाभिक विघटित हो रहे हैं, ठीक है ना। अवकलन यही तो बताता है। dy/dx का मतलब क्या हुआ? x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर। कोई कण यदि चल रहा है, कोई कण इधर चल रहा है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी तय हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है ना। तो दूरी में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? चाल। तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है? ds/dt, परिवर्तन की दर, ठीक है। तो सक्रिय नाभिकों की में परिवर्तन की दर समय के साथ सक्रिय नाभिकों की संख्या में क्या आ रही है? कमी आ रही है। तो dn/dt। अच्छा, दूसरी चीज यहां पे एक चिन्ह लगेगा माइनस। फिजिक्स में माइनस कहां कहां लगता है, क्या क्या काम है उसका, ये बात भी समझ लो। देखो, अगर सदिश राशि है, अगर सदिश राशि में माइनस चिन्ह लगा रहे हैं, सदिश राशि में जो माइनस चिन्ह लगाते हैं वो केवल और केवल दिशा को व्यक्त करता है। कि जैसे अगर मान लीजिएगा इधर फोर्स लग रहा है
माइनस का 4 न्यूटन, इसका मतलब ये कहा जा रहा है कि मतलब फोर्स इधर लग रहा होगा प्लस 4 न्यूटन। सदिश राशि में माइनस चिन्ह केवल और केवल दिशा व्यक्त करता है, परिमाण नहीं, मान नहीं। दूसरा अदिश राशि, अदिश राशि में माइनस चिन्ह बताता है मान को। फॉर एग्जाम्पल -4 जूल ऊर्जा और प्लस का 4 जूल ऊर्जा में ऊर्जा ज़्यादा कौन सी? +4 जूल ऊर्जा ज़्यादा है, मान को प्रदर्शित करता है ये। क्लियर यहाँ पे? तीसरा माइनस जो आता है, तीसरा माइनस आता है परिवर्तन की दर में, कि अगर कोई एक राशि दूसरी राशि पर निर्भर है, ठीक है ना, कोई भी एक राशि, जैसे सक्रिय नाभिकों की संख्या, ये मान लीजिएगा सक्रिय नाभिक है, तो किसी भी समय पर सक्रिय नाभिकों की संख्या ले ली n, किसी भी टाइम पर, मतलब n का मान है n0, t बराबर 0 पर n। अब बताओ तो n समय पर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है, रेडियो सक्रियता की घटना है, तो नाभिक धीरे धीरे कम हो रहे हैं, तो n की संख्या क्या हो रही है? कम। n t पर डिपेंड कर रहा है ना, एक राशि दूसरी राशि पर निर्भर है। अब अगर राशि में परिवर्तन की दर n में t के सापेक्ष परिवर्तन की दर dn/dt, परिवर्तन की दर, अगर एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि भी बढ़ती है तो परिवर्तन की दर आती है पॉजिटिव। परिवर्तन की दर क्या आती है? पॉजिटिव। लेकिन अगर एक राशि बढ़ने से दूसरी राशि घटती है तो परिवर्तन की दर आती है नेगेटिव। ठीक है, तो यहां पे बताओ सक्रिय नाभिकों की संख्या टाइम के साथ बढ़ रही है कि घट रही है? सक्रिय नाभिकों की संख्या घट रही है, ठीक है, तो परिवर्तन की दर नेगेटिव होगी हमेशा, ठीक है ना। हालांकि केमिस्ट्री में आप ये पढ़ोगे, केमिस्ट्री में ये जब रासायनिक बल गति की पढ़ोगे तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है, उसमें भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में पढ़ोगे, कोई ए है, उससे कोई उत्पाद बन रहा है, इसकी सांद्रता अगर मान लीजिएगा ए सांद्रता मान लेते हैं इसकी, ठीक है, तो dA/dt प्रोपोर्शनल टू होगा उस समय की सांद्रता के। यहाँ पे भी माइनस चिन्ह ही आएगा, क्योंकि जैसे जैसे रिएक्शन होगी तो इसकी सांद्रता समय के साथ क्या होगी? कम होगी, उत्पाद की बढ़ने लग जाएगी, ठीक है ना। -dN/dt समानुपाती n। तो रदरफोर्ड व सोडी का विघटन का नियम क्या है कि रेडियो सक्रियता की घटना में, रेडियो सक्रियता की घटना में विघटन की दर उस समय उपस्थित सक्रिय नाभिकों की संख्या के समानुपाती होती है। मतलब क्या हुआ इस बात का? समझो, देखो मतलब भी क्या हुआ इस चीज का। अगर मान लीजिएगा प्रारंभ में सक्रिय नाभिकों की संख्या है सपोज 1000, सक्रिय नाभिकों की संख्या कितनी है? 1000, और विघटन की दर मान लीजिएगा, एक एग्जांपल करते हैं रफली, मान लीजिएगा 10 विघटन पर सेकेंड है, 10 विघटन पर सेकेंड है, मतलब 1 सेकेंड बाद में कितना होना है? 990, यही मतलब हुआ ना। तो अब 990 बच गए, तो अब विघटन की दर, पहले विघटन की दर 1000 के समानुपाती थी, अब विघटन की दर उस समय उपस्थित विघटन की दर अब 990 के ही समानुपाती है, तो विघटन की दर उतनी रहेगी या वो भी कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो हो सकता है कि वो 9 हो जाए, 9.8 रह जाए, 9.9 रह जाए, कुछ भी, ठीक है ना। हो सकता है कि 9 विघटन पर सेकेंड हो जाए, मतलब 1 सेकेंड के अंदर ये 990 हो गया, अब 1 सेकेंड बाद में कितने हो गए? ये 981 होगा। तो अब विघटन की दर पहले से भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो विघटन की दर उस समय उपस्थित सक्रिय नाभिकों की संख्या के समानुपाती होती है, ठीक है ना। क्लियर यहां तक? ठीक है, इस बात को भी लिखेंगे भी, देखो, ठीक है। तो आप हेडिंग डाल दीजिएगा रदरफोर्ड व सोडी का विघटन नियम, और उसके अंदर लिख लीजिएगा, लिख लीजिए उसमें कि रेडियो सक्रियता की घटना में, रेडियो सक्रियता की घटना में सक्रिय नाभिकों के विघटन की दर
सक्रिय नाभिकों के विघटन की दर उस समय उपस्थित सक्रिय नाभिकों की संख्या के समानुपाती होती है। सक्रिय नाभिकों की संख्या के समानुपाती होती है, ठीक है। और ये लिख लीजिएगा, यदि प्रारंभ में सक्रिय नाभिक N0 व किसी भी समय t पर सक्रिय नाभिक N हो तो माइनस का dN/dt समानुपाती n, ठीक है। अब इतना लिखो, देखिए पहले ठीक कर ले कॉपी अपने यहाँ तक, ठीक है। अब आगे देखिएगा, अगर मान लीजिएगा अब प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट, ठीक है। तो माइनस dN/dt इक्वल टू लैम्डा n। लैम्डा एक कांस्टेंट है जिसे से नियतांक कहते हैं। से नियतांक या फिर इसको क्षयांक भी कहते हैं, क्षयांक कहते हैं। ये अलग अलग तत्वों के लिए अलग अलग होगा। जैसे यूरेनियम और रेडियम के अंदर रेडियम बहुत तेजी से विघटित हो रहा है, तो रेडियम के लिए लैम्डा का मान यूरेनियम की तुलना में ज़्यादा है, क्योंकि वो तेजी से विघटित हो रहा होगा, उसके लिए विघटन की दर ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। अब बताएं, अब देखो, तो अब आपको निकालना है n। अब इसमें हम ये देखना चाह रहे हैं कि ठीक है, चलो शुरुआत में सक्रिय नाभिकों की संख्या जो भी हो रही होगी, मान लो सक्रिय नाभिकों की संख्या जो भी होगी, सपोज n0 है, तो टाइम के साथ धीरे धीरे कम तो होंगे ना। ये मान लीजिए किसी भी टाइम पर n है तो कितना भाई, अगर मान लीजिए t बराबर 0 पर इतना है तो 1 घंटे बाद कितने होंगे, 2 घंटे बाद कितने रह जाएंगे, विघटित कितने हो गए, तो ये सब कैलकुलेट करना है हमको, ठीक है ना। तो इसके लिए देखो क्या करते हैं, n निकालना अब आपको। तो ये हो रखा है, यहाँ पे अवकलन दे रखा है, तो dN/dt माइनस का लैम्डा n आपको निकालना n, ठीक है। तो ये अवकलन है पूरा, d और n अलग अलग नहीं है कि भाई d से d काट देंगे, ठीक है ना। तो n को इधर लाएं, फिर dN/n इक्वल टू माइनस का लैम्डा dt, ठीक है। अब दोनों तरफ समाकलन कर लीजिएगा, तो 1/n dn इक्वल टू माइनस लैम्डा dt, और ये भी माइनस, तो माइनस का लैम्डा आ गया, बाहर आ जाएगा। अब लिमिट लगाते हैं, देखो लिमिट हमेशा, एक मैं लाइन यहाँ पे लिख देता हूँ पहले, वन अपॉन n dn माइनस लैम्डा 1 dt। लिमिट इंटीग्रेशन में हमेशा उसी की लगती है जिसके सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं। यहाँ पे t के सापेक्ष समाकलन, यहाँ पर n के सापेक्ष समाकलन, ठीक है ना। y इंटू dx, x के सापेक्ष समाकलन। अब देखो टाइम 0 से लेकर t तक बढ़ रहा है। जब टाइम t बराबर 0 है उस समय n का मान कितना होगा, n0 सक्रिय नाभिकों की संख्या, और किसी टाइम t पर सक्रिय नाभिकों की संख्या क्या रही होगी, n। क्लियर। अब देखो 1/x का समाकलन होता है log x आधार में e, तो 1/n का क्या हो जाएगा, log n, ठीक है ना। इसको ln भी कहते हैं, ध्यान रखना है, या फिर ln x, ठीक है। और 1 का समाकलन होता है t, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा, ये log e बेस में n0 से लेकर n तक माइनस लैम्डा, ये क्या जाएगा t 0 से लेकर t तक। अब लिमिट भरें, तो पहले अपर लिमिट जहाँ जहाँ n है वहाँ पर पहले n भर दो, माइनस करके जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या भर दो,
n0, तो क्या हो जाएगा ये log n माइनस log n0 माइनस लेमडा, और ये क्या हो गया t माइनस 0। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया देखिएगा log, अभी क्या हो गया देखो log n माइनस log n0, ये बन गया log n बट्टा n0। ठीक है, देखिए log की एक प्रॉपर्टी है, log की प्रॉपर्टी हालांकि 11th क्लास में आपने पढ़ी होगी। ठीक है, नहीं तो देखिए log की प्रॉपर्टी ये होती है log x बट्टा y यदि है, ठीक है, तो इसको आप ये लिख सकते हो log x माइनस log y, जो हर में वो माइनस। अच्छा, अगर गुणनफल में होता log x y, तो इसको log x प्लस log y लिखते, और जो भागफल में है उसको माइनस में कर दो अलग अलग। अब ऐसे सोचो तो log n माइनस log n0 का मतलब क्या हो गया log n बट्टा n0। ठीक है ना, तो ये आ गया आपके पास log n अपॉन n0 माइनस लेमडा टी। अच्छा, कुछ लोगों के अगर ऐसा तो डाउट नहीं आ रहा है सर दोनों तरफ log कॉमन ले लें, तो कि भाई log कॉमन ले लें, ठीक है, तो n माइनस n0 बच जाता ना सर। ठीक है, गलत, क्यों? क्योंकि साइन x जिस तरह से देखिएगा साइन x कोस x मैथ्स के फलन है, साइन का अस्तित्व थोड़ी है, साइन एक मेरे दोस्त का नाम है, कोस नाम का व्यक्ति मेरे पड़ोस में रहता है, कोस x गणित का एक फलन है, साइन x साइन थीटा गणित का एक फलन है। तो जब तक इनके साथ कोई कोण ना आ जाए इन साइन कोस का कोई अस्तित्व नहीं है, ये सिर्फ किसी व्यक्तियों के नाम है। इसी तरह से log का कोई अस्तित्व नहीं है, log x गणित का एक फलन है। ठीक है, तो log तो कुछ होता ही नहीं है, log x कोई एक ही चीज है, log x पूरी कोई एक ही चीज है। ठीक है, और यदि मान लीजिएगा जैसे ax माइनस ay, तो यहाँ पर a x अलग अलग है, तो यहाँ पर भी a और y दोनों अलग अलग है, इन दोनों में एक चीज कॉमन है वो है a, तो कॉमन ले सकते हैं x माइनस वाई। दो चीजें हैं ना यहाँ पे जिनका गुणनफल हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से देखिएगा log n माइनस log n0, तो log का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, log n कोई ना कोई एक राशि है, जिस तरह से साइन x है। ठीक है, यहाँ पे भी log n0 कोई एक ही राशि है, log अलग नहीं है। ठीक है ना, क्लियर यहाँ तक? अब देखो ठीक है ना, तो ये हो गया आपके। अब देखो एक प्रॉपर्टी और सुनो, देखो आपको निकालना है n और आपके पास आ गया ये log। ठीक है, तो अब एक प्रॉपर्टी इस तरह से समझो, देखो अगर मान लीजिएगा जैसे इस देखिएगा log के अंदर इस तरह से कंडीशन रहे, यदि log x2 इक्वल टू 3 पर x निकालना है। ठीक है, तो आप जो है इसको इस तरह से लिखो 2 की पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 8, ये आ जाएगा। ठीक है, अगर ये वैल्यू आपको पूछ ले log y और बेस दे दिया मान लीजिएगा 3 इक्वल टू 2, अब y बराबर क्या होगा? इस तरह से देखो 3 पावर 2 मतलब 9। ठीक है, log e बेस में है x इक्वल टू 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा? e की पावर 2। e क्या है? e कोई एक संख्या मान लो, जैसे पाई है, पाई का मान तो 3.14 लगभग। ठीक है, उसी तरह से e होता है लगभग 2.78।
ठीक है ना। अपरिमेय विशिष्ट अपरिमेय संख्याएं होती है पाई हुई, दोनों ही नियतांक होते हैं ये, ठीक है ना। तो अब बताओ n/n0 क्या हो जाएगा, तो फिर e को उधर भेजना है, तो n/n0 बराबर क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस लैम्डा टी, तो e की पावर बन जाएगी, तो n क्या हो गया, n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी, ठीक है। या n बराबर क्या हो गया फिर n0 अपॉन e की पावर लैम्डा टी, भाई e की पावर -1 मतलब 1 अपॉन e की पावर 1, तो e की पावर -x, e की पावर 1 अपॉन e की पावर x हो गया, ठीक है ना। तो ये बन गया आपके लिए। तो अब देखो, अब इसका ग्राफ बना लो, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, टाइम बढ़ने पर लैम्डा टी का मान बढ़ने से e की घात लैम्डा टी बढ़ेगा, ये राशि बढ़ेगी तो n का मान टाइम के साथ कम होने लगेगा, तो इसका ये ग्राफ आ जाएगा। n और t में ये कुछ ग्राफ आ जाएगा इस तरह से, ये ग्राफ चरघातांकी ग्राफ आ जाएगा ये, ठीक है। शुरुआत में स्टार्टिंग के अंदर हो गई वैल्यू n0 और टाइम के साथ धीरे धीरे कम हो रहा है कि n का मान, सक्रिय नाभिकों की संख्या। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये हुआ आपके रेडियो सक्रियता क्या होती है, रदरफोर्ड सोडी का नियम, ठीक है, और ये इसका डेरिवेशन और ये इसका ग्राफ, ठीक है। अच्छा, विघटित नाभिकों की संख्या क्या होगी, मान लीजिएगा, आप इतना कॉपी करो देंगे पहले फटाफट, पाँच मिनट रहे, 5 मिनट बस, ठीक है ना। अब मान लीजिए विघटित नाभिकों की संख्या अब करता हूं, देखो मैं, ठीक है। अब देखो विघटित नाभिक, देखो तो प्रारंभ में सक्रिय नाभिक कितने थे, n0 प्रारंभ में, ठीक है, और बचे हुए कितने हैं अब n, प्रारंभ में सक्रिय नाभिक, प्रारंभ में सक्रिय नाभिक n0, और किसी भी समय t पर सक्रिय नाभिक n, तो विघटित नाभिक कितने हुए, तो विघटित नाभिक ये कितने हो जाएंगे, n0 थे, अब n बचे हैं, तो कितने विघटित हो गए, तो n0 माइनस n, पहले 100 थे, अब 70 बचे हैं, तो मतलब कितने विघटित हो गए, 100 माइनस 70, ठीक है। तो विघटित नाभिक तो समय के साथ धीरे धीरे बढ़ेंगे, तो अगर विघटित नाभिक का यदि ग्राफ बनाएं, ठीक है ना, तो ग्राफ में इस तरह से विघटित नाभिक, ये तो हो गया सक्रिय नाभिक, विघटित नाभिक की बात है ना, तो धीरे धीरे इस तरह से ये हो जाएगा विघटित नाभिक, ये सक्रिय नाभिक, और ये क्या हो गया विघटित नाभिक, विघटित नाभिक जो टाइम के साथ बढ़ रहे हैं। विघटित नाभिक हमेशा ध्यान रखना n0 माइनस n, सक्रिय नाभिक n किसी भी, और n0 क्या है, स्टार्टिंग में सक्रिय नाभिक कितने हैं वो। क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इतना कॉपी कीजिएगा। अब इसमें 2 चीजें और चेक करना है कि अर्धायुकाल, माध्यायुकाल, ये भी आपने केमिस्ट्री में पढ़ लिया होगा, नहीं तो पढ़ लेंगे, ठीक है, वो भी बताता हूँ मैं, इतना कॉपी कर लीजिएगा आप, तब कर दूं उस ग्राफ में बना लीजिएगा, ठीक है। 2 चीजें इसके अंदर, एक तो है अर्धायुकाल और एक है माध्यायु। अर्धायुकाल, अर्धायुकाल क्या होता है देखो, ठीक है। तो जो अपने टॉपिक था रदरफोर्ड सोडी के नियम के आधार पर, जो नियम था सक्रिय नाभिकों की संख्या इस चरघातांकी रूप से कम होती है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं अर्धायुकाल की। इसमें परिभाषा पूछते हैं ये अर्धायुकाल की, देखो
ये वो आपके लिए सक्रिय नाभिक, और ये हो गया आपके लिए समय। सक्रिय नाभिक n और समय हो गया t, और इसमें जो ग्राफ बना वो ग्राफ कुछ इस तरह से बना। इस तरह से ग्राफ बना चरघातांकी रूप से, ठीक है ना। ये स्टार्टिंग में कितना है n0, क्लियर या। अब बताओ कि t बराबर 0 समय, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है ग्राफ नीचे शिफ्ट हो रहा है, मतलब सक्रिय नाभिकों की संख्या में धीरे धीरे कमी आ रही है। तो एक ऐसा टाइम जहां सक्रिय नाभिकों की संख्या घटकर प्रारंभ में सक्रिय नाभिकों की संख्या की आधी रह जाए। एक समय बढ़ रहा है, सक्रिय नाभिक धीरे धीरे कम है हो रहे हैं, ठीक है। एक ऐसा टाइम जब सक्रिय नाभिकों की संख्या प्रारंभ में सक्रिय नाभिकों की संख्या की आधी रह जाए, मतलब कितनी रह जाए, अब n का मान कितना हो जाए n0/2। उस समय जो टाइम होगा, मतलब जितने टाइम पर ये आधे बचेंगे, उस टाइम को कहते हैं अर्धायु काल, ठीक है। अर्धायु काल t हाफ, ठीक है। तो अर्धायु काल में आप लिख लीजिएगा कि रेडियो सक्रियता की घटना में वह समय जब सक्रिय नाभिकों की संख्या घटकर प्रारंभ में सक्रिय नाभिकों की संख्या की 50% रह जाए, अथवा प्रारंभ में सक्रिय नाभिकों की संख्या की आधी रह जाए, तो उस समय को क्या कहेंगे अर्धायु काल, ठीक है ना। ये हो गया t हाफ, अर्धायु काल, क्लियर। अब देखो आपको अर्धायु काल, तो अर्धायु काल देखो कैसे निकालते हैं। आपके पास पता है n बराबर क्या होता है, n0 e⁻ लैम्डा t। लैम्डा है क्षयांक या फिर क्षय नियतांक, t समय है, n सक्रिय नाभिकों की संख्या है, प्रारंभ में सक्रिय नाभिक है n0, ठीक है। इसमें मैं ऐसा लिखूं, जब t की जगह मैं t हाफ लिख दूं, जब अर्धायु काल वाला समय हो जाए तो n का मान कितना होगा n0/2, n की जगह रख दीजिएगा, बराबर क्या हो जाएगा ये n0 e⁻ लैम्डा t हाफ। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, देखो n0 से n0 कैंसिल आउट हो गया, तो 1/2 इक्वल टू 1/e⁻ लैम्डा t हाफ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, e⁻ t हाफ बराबर 2। आपको निकालना है t हाफ। अब बात को समझो, क्या कैसे निकालेंगे ये देखो। अब देखिएगा एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है, लॉग में ये तो होता आधार और यहाँ पे वैल्यू। अगर आधार और वैल्यू दोनों सेम हो जाए तो आंसर आता है 1, मतलब log e बराबर 1, log 10 आधार और वैल्यू सेम, आंसर कितना आ जाएगा 1। बस एक का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, और 1 भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि log 1 का मान होता है वैसे 0, तो 0.0 अनडिफाइंड फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। दूसरी बात, आधार और वैल्यू सेम हो गई, ठीक है, तो उसका मान कितना हो गया 1। दूसरी बात, एक प्रॉपर्टी और है log में, log x की घात यदि y है, ठीक है, तो घात आगे आ जाती है, मतलब क्या हो जाता है y log x। आधार e है तो e का e रह जाएगा जो भी है, ठीक है। अब देखो यहां पे ये घात में है, ये तो आपको घात को नीचे उतारना है, ठीक है, तो दोनों तरफ हम ले लेते हैं log e बेस में e⁻ लैम्डा t हाफ बराबर log e बेस में 2, क्लियर या। अब देखो log e की घात, ये घात हो गई ना पूरी। अब देखिए x की घात y है तो घात आगे उतर जाएगी y log x, तो
तो यहाँ पे बाहर क्या निकलेगा, लेमडा टी हाफ। तो ये हो जाएगा आपके लिए लेमडा टी हाफ लॉग ई बेस ई बराबर 2। क्लियर यहाँ तक। अब देखो आधार और वैल्यू क्या होगी, सेम। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1। ठीक है ना। जब इसकी वैल्यू 1 हो गई, अब मैं इसको तो रब कर रहा हूं, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, लेमडा इंटू टी हाफ बराबर लॉग 2। तो टी हाफ क्या हो गया, लॉग 2 आधार में ई अपॉन लेमडा। ये आंसर आ गया आपके पास। ठीक है ना। अब एक बात सुनो, जिस तरह से साइन एक्स कोस एक्स है उस तरह से लॉग एक्स भी कोई फलन है। अब आपको डिग्री में जैसे साइन 30 डिग्री की वैल्यू है 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू है 1/√2, अलग अलग एंगल पर अलग अलग वैल्यू होगी। टेबल में भी आपको कुछ पता है स्टैंडर्ड, ठीक है ना। तो ऐसे इसकी भी टेबल आती है भाई, 0 डिग्री पे वैल्यू कितनी है, 1 डिग्री पे कितनी है, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री पे वैल्यू कितनी होती है। हालांकि आपने जो पढ़ी है टेबल वो तो डायरेक्टली 0 से डायरेक्टली भी 30 डिग्री पर है, फिर 45 डिग्री पर। ठीक है। अभी साइन 18 डिग्री की वैल्यू क्या है, वैल्यू तो है लेकिन आपको नहीं पता अभी कितनी है। ठीक है, क्योंकि मेरे को तो स्टैंडर्ड कुछ जो है वो याद है, तो उसके लिए टेबल आती है, आप टेबल देखकर वर्क कर सकते हो। उसी तरह से लॉग की भी टेबल आती है, log 1 की वैल्यू कितनी होती है, log 2 की वैल्यू कितनी होती है, log 3 की वैल्यू कितनी होती है, उसके लिए भी टेबल है। लेकिन एक परेशानी है उसमें, जो log टेबल आती है ना उसमें आधार होता 10, मतलब उसके अंदर आप देखोगे log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, log 3 की वैल्यू होती है 0.4771। ठीक है ना। हालांकि जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको वैल्यू दी हुई रहेगी, ठीक है। लेकिन जो टेबल है वो तो होती है आधार 10 में। आपके पास वैल्यू आई है उसमें log में आधार क्या है, ई। ठीक है। अब log टेबल काम में लेना तो आधार 10 चाहिए। ऐसी कंडीशन में अभी टेम्परेरी में एक चीज बता रहा हूं, अगर log ई है कोई भी राशि जैसे a, अगर आपको इसको चेंज करना है 10 बेस में, अगर आपको ये पता है a का मान e बेस में निकालना है तो इसको 2.303 से सीधा गुणा कर दो। अब ये आंसर कैसे आया 2.303, ये log की प्रॉपर्टी से आएगा। ठीक है, अभी टेम्परेरी ध्यान रखना अभी इतना, ठीक है ना। तो log 2 अगर आधार 10 में लिखूंगा यहाँ पे ताकि log टेबल काम में ले लूँ मैं, तो फिर टी हाफ को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, मतलब log 2 को क्या लिख सकते हैं, log 10 बेस में 2 लिखना है तो 2.303। ठीक है ना। तो अब देखिएगा तो टी हाफ बराबर क्या हो जाएगा, तो 2.303, ठीक है ना, log 2 आधार में 10 अपॉन लेमडा, इसका मान होता है 0. टेबल में से देखने पर, ठीक है, टेबल आपको मिल जाएगी, वैसे एग्जाम में दिया हुआ रहेगा आपको। ठीक है, इसकी वैल्यू 0.3010, तो फिर ये वैल्यू ये बनती है 2.303 अपॉन लेमडा। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं तो ये वैल्यू आती है लगभग 0.693। तो टी हाफ का मान ये होता है लगभग 0.693 अपॉन लेमडा। ठीक है ना। अगर आपको लेमडा पता है तो टी हाफ निकाल सकते हो। क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ऐसे ही एक और है मध्य आयु, एक और टॉपिक, एक मध्य आयु, वो भी देख लो यहां पर। मध्य आयु तो ठीक है ना, एक टॉपिक और कर लेते हैं मध्य आयु।
ठीक है, एक टॉपिक और देख लेते हैं। देखो माध्य आयु, माध्य आयु भी क्या होगा। देखो ग्राफ क्या बता रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है सक्रिय नाभिकों की संख्या कम हो रही है, कम हो रही है ना। ठीक है, तो अर्धायु काल तो एक ऐसा समय जब सक्रिय नाभिकों की संख्या घटकर प्रारंभ में सक्रिय नाभिकों की संख्या की 50% रह जाए, N0 का 50% रह जाए, या प्रारंभ में सक्रिय नाभिकों की आधी रह जाए, उस समय को तो क्या कहेंगे, अर्धायु काल। अच्छा, समय और बढ़ रहा है तो सक्रिय नाभिकों की संख्या तब और भी कम होगी। ठीक है, तो करते करते एक ऐसा समय जब सक्रिय नाभिकों की संख्या घटकर, सक्रिय नाभिकों की संख्या घटकर प्रारंभ में सक्रिय नाभिकों की संख्या की 36.6% रह जाए N0 की, या फिर N का मान जब यहां पर ये हो जाए, जब घटकर N का मान हो जाए N0/E 2.78। ठीक है, तो जब इसको सोल्व करेंगे ना तो ये वैल्यू 0.366 आती है N0। E का मतलब यही हो गया, लगभग 2.78। ठीक है, तो वह समय जब सक्रिय नाभिकों की संख्या घटकर प्रारंभ में सक्रिय नाभिकों की संख्या की 1/E गुना, या फिर वह समय जब सक्रिय नाभिकों की संख्या घटकर प्रारंभ में सक्रिय नाभिकों की संख्या की 36.6% रह जाए, तो वो समय क्या कहलाएगा, माध्य आयु। और ये क्या है, T½ में अर्धायु। घटेगी जब 50% रह जाए तब तो अर्धायु, और भी समय बढ़ेगा तो और भी कम होगी, 50 से फिर 49, 48, ठीक है, 47, 46, 45% और भी कम होने लगेगी टाइम बढ़ने के साथ। तो एक ऐसा टाइम जहाँ पे 36.6% रह जाए अब, तो वो क्या कहलाएगा, माध्य आयु। ठीक है, तो माध्य आयु अगर निकालना आपको, तो आपको बता दें कि n बराबर क्या है आपके पास, वही N0e⁻ का लैम्डा t। अब इसमें ऐसा मैं लिखूं, जब t बराबर 2 मतलब माध्य आयु, तो n की जगह मैं क्या लिखूंगा, N0/E। और जब t बराबर T½ होता तो n की जगह क्या हो जाता, N0/2। ठीक है, तो N0/E बराबर N0e⁻ लैम्डा τ। ठीक है, तो देखो N0 से N0 कैंसिल आउट हो गया, तो 1/E इक्वल टू क्या हो गया, ये भी 1/E⁻ लैम्डा τ। इसका मतलब वज्र गुणा करोगे तो क्या जाएगा, e⁻ लैम्डा τ बराबर e⁻1। इसका मतलब तुलना करने से क्या जाएगा, लैम्डा τ बराबर 1, तो τ बराबर क्या हो जाएगा, 1/λ। ठीक है ना। अच्छा, इसमें दोनों में रिलेशन भी देख लो भले। देखो T½ बराबर क्या था, 0.693 अपॉन लैम्डा, मतलब इसको मैं ये लिख लूँ ना, मतलब 0.693 इंटू 1/λ। 1/λ की जगह क्या रख सकते हैं, तो T½ बराबर क्या आ जाएगा, 0.693 τ ये आ जाएगा। मतलब किसी रेडियो सक्रियता की घटना में अगर माध्य आयु 10 वर्ष है, माध्य आयु 10 साल है, तो अर्धायु कितना हो जाएगा, 0.693 इंटू 10 मतलब 6.93 ईयर्स, 6.93 साल। ठीक है ना, क्लियर यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये हुआ कंप्लीट, यहाँ तक आप लिखिए। बाकी अगले लेक्चर के अंदर कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, कुछ पोर्शन और न्यूमेरिकल्स वगैरह वो भी चेक करेंगे। थैंक यू।